क्या आपको मालूम है कि हर गुजरते मिनट आसमान में 15,000 से 25,000 जहाज होते ही होते हैं। फ्लाइट रेडार के मुताबिक अगर टोटल फ्लाइट्स की बात की जाए तो रोजाना दुनिया में 1 लाख से भी ज्यादा फ्लाइट्स लैंड करती हैं। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर हर वक्त आसमान में इतने ज्यादा जहाज होते हैं तो वो आपस में टकराते क्यों नहीं हैं? इसका जवाब है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और आसमान में बने एयरवेज। जिस तरह जमीन पर हाईवे होते हैं उसी तरह आसमान पर भी इमेजिनरी एयरवेज होते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जहाजों को उन एयरवेज पर ही, जिनके अलग अलग रूल्स होते हैं, मैनेज करते हैं। मिसाल के तौर पर UM688 नामी एयरवे यूरोप को एशिया से कनेक्ट करता है। इस एयरवे पर जो फ्लाइट ईस्ट बाउंड है, यानी जो यूरोप से दुबई और फिर इंडिया और चाइना जाती हैं, उनके एल्टीट्यूड को ऑड नंबर पर रखा जाता है। 35,000 फीट, 37,000 और 39,000 फीट। इसी एयरवे पर जो ट्रैफिक वेस्ट बाउंड होता है, यानी जो वापस यूरोप जा रहा होता है, उसे इवन नंबर के एल्टीट्यूड पे रखा जाता है। 34,000, 36,000 और 38,000 फीट। एल्टीट्यूड या ऊंचाई की ये इंस्ट्रक्शंस पायलट को उसी रीजन में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर या फिर ATC की तरफ से दी जाती हैं। इस तरह हजारों जहाज हर वक्त इन एयरवेज के फ्लाइट लेवल्स का इस्तेमाल करते हुए 1000 या 2000 फीट के फर्क से एक दूसरे को आसमान में सेफली क्रॉस करते रहते हैं और ये एक बहुत नॉर्मल बात है। पर 12 नवंबर 1996 की शाम इंडिया के शहर दिल्ली के ऊपर ऐसा क्या हुआ कि 2 पैसेंजर से भरे जहाज एक दूसरे में जा लगे। इनमें से एक जहाज कजाकिस्तान एयरलाइन का इल्यूजन 76 था, जो शिमकिट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कजाकिस्तान से इंडियन टाइम दोपहर 3:55 पे टेक ऑफ हुआ। 3.5 घंटे की मुसाफत के बाद इसे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। ये एक चार्टर्ड फ्लाइट थी जिसमें 27 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर्स थे। ये लोग मर्चेंट्स थे जो ट्रेडिंग की नीयत से इंडिया जा रहे थे। दूसरी तरफ सऊदी एयरलाइंस का एक बोइंग 747 ठीक उसी वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। उसे दोबारा पैसेंजर्स लोड करके शाम 6 बजे वापस जेद्दा के लिए रवाना होना था। इसमें ज्यादातर इंडियन लेबर सवार हुए जो इस अरब कंट्री में काम करते थे। सऊदी प्लेन में टोटल 312 जाने सवार थीं, 289 पैसेंजर्स और 23 क्रू मेंबर्स। देखा जाए तो इन दोनों फ्लाइट्स ने शायद कभी एक दूसरे को नहीं देखा हो। इनकी इब्तिदा भी अलग और इनकी मंजिलें भी अलग। पर इनमें सवार 349 लोगों को क्या मालूम था कि अगले कुछ घंटों में इस वसी एयर स्पेस में वो इंतहाई खौफनाक अंदाज में मिलने वाले हैं। करीब 2.5 घंटे बाद 6:23 पे कजाकिस्तान एयरलाइन की फ्लाइट 1907 लुंका वे पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। ये वे पॉइंट करीब वैसे ही काम करते हैं जैसे रोड्स पर एक चौक या राउंड अबाउट काम करता है। मुख्तलिफ अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले एयरवेज जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उसी पॉइंट को नॉर्मली वे पॉइंट कहा जाता है। पर ये एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां से एयरप्लेन्स टर्न कर सकते हैं। अब यहाँ 2 एयरवेज के बारे में समझना बहुत जरूरी है। एक इंटरनेशनल एयरवे कजाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, जिस पर फ्लाइट 1907 ट्रेवल करके इंडिया तक आई, और एक दूसरा एयरवे जिसे G452 कहा जाता है, रेडियो लैंग्वेज में गोल्फ 452। ये एयरवे इंडिया और चाइना को गल्फ कंट्रीज से जोड़ता है, जिस पर सऊदी एयरलाइन को दिल्ली से जद्दा तक जाना था। ये दोनों एयरवेज एक दूसरे को हरियाणा के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं और इसी पॉइंट को लुंका वे पॉइंट कहा जाता है। ये पॉइंट दिल्ली एयरपोर्ट के वेस्ट में 328 किलोमीटर दूर है। इन दोनों एयरवेज पर सफर करने वाले किसी भी जहाज को अगर दिल्ली में लैंड करना है तो वो लुंका वे पॉइंट से एक दूसरे छोटे एयरवे पर चढ़ेंगे, जिसको दिल्ली स्टार कहा जाता है। 6:23 पे कजाकिस्तान एयरलाइन की फ्लाइट 1907 जब लुंका वे पॉइंट पर पहुंची तो उसके क्रू ने दिल्ली ATC से राब्ता किया और दिल्ली स्टार रूट पर आने की परमिशन मांगी। उस वक्त उनकी ऊंचाई 25,000 फीट थी और दिल्ली ATC ने उनको फ्लाइट लेवल 200 या फिर 20,000 फीट की परमिशन दे दी। अब फ्लाइट 1907 इंटरनेशनल एयरवे से उतरकर दिल्ली स्टार पर चढ़ गई और अपना एल्टीट्यूड 20,000 फीट कर लिया।
ठीक उसी वक्त 6:32 पे सऊदी एयरलाइन का बोइंग 747 फ्लाइट SV763 दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की परमिशन मिलने पर टेक ऑफ कर गया। इसके कैप्टन 44 इयर्स के खालिद अल शुबैली थे, फर्स्ट ऑफिसर 39 इयर्स के नजीर खान और 36 साला फ्लाइट इंजीनियर अहमद इदरीस। सऊदी एयरलाइन का ये क्रू बिल्कुल फ्रेश था और 70 घंटों की रेस्ट के बाद पहली फ्लाइट कर रहा था। टेक ऑफ के बाद एटीसी ने सऊदी जहाज को 10,000 फीट तक जाने की परमिशन दे दी। वहां कजाकिस्तान एयरलाइन की फ्लाइट 1907 एयरपोर्ट से 137 किलोमीटर दूर थी। यहाँ एक इम्पोर्टेंट समझने वाली बात यह है कि अब सऊदी एयरलाइन को भी दिल्ली स्टार रूट से लंका वे पॉइंट तक जाना था और कजाकिस्तान एयरलाइन की फ्लाइट 1907 भी दिल्ली स्टार पर ही दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। इन दोनों फ्लाइट्स का क्रू दिल्ली एटीसी में बैठे एक ही कंट्रोलर से बात कर रहा था, जिसका नाम वीके दत्ता बताया गया है। ये दोनों आपस में ना टकराएं, इसके लिए वीके दत्ता का काम इन दोनों को दिल्ली स्टार फ्लाइट पाथ पर ही अलग अलग एल्टीट्यूड पे रखना था। 6:34 पे दत्ता ने काजख प्लेन को 15,000 फीट तक नीचे उतरने की इजाजत दी। उस वक्त वो दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर थे। 2 मिनट बाद 6:36 पे दत्ता ने सऊदी प्लेन को, जो पहले 10,000 फीट पे था, अब 14,000 फीट की परमिशन दे दी। दोनों एक ही फ्लाइट पाथ दिल्ली स्टार पर एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन 1000 फीट के गैप से। 6:38 PM पर सऊदी क्रू ने दत्ता को रिपोर्ट किया कि वो 14,000 फीट तक पहुंच चुके हैं और उन्होंने मजीद ऊपर जाने की परमिशन मांगी, लेकिन क्योंकि उनके सामने से काजख प्लेन 1000 फीट के गैप से उनको ऊपर से क्रॉस करेगा, इसी वजह से वीके दत्ता ने सऊदी प्लेन को फिलहाल 14,000 फीट का एल्टीट्यूड ही होल्ड करने का कहा, जिस पर सऊदी प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब दिया, सऊदी SV763 विल मेंटेन 140 मतलब 14,000 फीट। यहाँ आपका कजाकिस्तान एयरलाइन के फ्लाइट क्रू के बारे में एक चीज का जानना बहुत जरूरी है। इसमें 44 इयर्स के कैप्टन, 36 इयर्स के फर्स्ट ऑफिसर, 50 इयर्स के फ्लाइट इंजीनियर, 51 इयर्स के नेविगेटर और आखिर में सबसे अहम 41 इयर्स के रेडियो ऑपरेटर भी शामिल थे। इस फ्लाइट में रेडियो ऑपरेटर इस वजह से था क्योंकि ये सारा क्रू सिर्फ रशियन जबान जानता था और इंटरनेशनली एटीसी की इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में दी जाती हैं और इस रेडियो ऑपरेटर का काम एटीसी की इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस को रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना था। 6:39 PM पर काजख प्लेन ने रिपोर्ट किया कि वो 15,000 फीट तक नीचे उतर चुके हैं। उस वक्त वीके दत्ता ने उनको ये अल्फाज बोले, Identified traffic 12 o'clock reciprocal Saudi Boeing 747 at 10 miles likely to cross in another 5 miles. Report if in sight. इसका सीधा साधा मतलब था कि आपके 12 o'clock यानी आपके बिल्कुल सामने सऊदी एयरलाइन का एक बोइंग 747 उल्टी दिशा में आ रहा है। वो आपसे 10 नॉटिकल माइल्स तकरीबन 18.5 किलोमीटर दूर है। अंदाजन वो अगले 5 नॉटिकल माइल्स में आपके रास्ते को क्रॉस कर जाएगा। अगर आप उस जहाज को अपनी आंखों से देखें तो हमें खबर करें। पर काजख एयरलाइन के रेडियो ऑपरेटर को ये मैसेज सही से समझ नहीं आया तो उसने क्लैरिफिकेशन मांगी, जिस पर दत्ता ने जवाब दिया, ट्रैफिक इज एट 8 माइल्स लेवल 140, यानी 8 नॉटिकल माइल्स दूर जहाज है जिसका एल्टीट्यूड 14,000 फीट है। इस पर काजख प्लेन के रेडियो ऑपरेटर ने कहा, एक्नॉलेज द अपडेट नाउ लुकिंग 1907, यानी उसने इस बात को नोट कर लिया। इस मैसेज को आए अभी आधा मिनट भी नहीं गुजरा था कि एटीसी पर एक और मैसेज आता है। यूएस एयरफोर्स की एक कार्गो फ्लाइट भी वहीं आसपास थी। उसने दिल्ली एटीसी को बताया कि उन्होंने अपने सामने एक बहुत बड़ा धमाका देखा है। दत्ता ने फौरन सऊदी और काजख फ्लाइट से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। अफसोसनाक तौर पर दोनों जहाज आपस में टकरा चुके थे। काजख फ्लाइट का लेफ्ट विंग सऊदी फ्लाइट के लेफ्ट विंग से टकराया और दोनों के विंग्स बीच में से कट गए। बोइंग 747 गोल गोल घूमता नीचे जाने लगा। उसके कटे हुए विंग से आग निकल रही थी
और हवा में ही जहाज दो हिस्सों में टूटकर सुपरसोनिक स्पीड से हरियाणा के धानी गांव में जा गिरा। कजाकिस्तान एयरलाइन का इल्यूजन आधे विंग और आधे वर्टिकल स्टेबलाइजर के साथ फ्लैट स्पिन में चला गया और हरियाणा में बिरोहर गांव में जा गिरा। इस खौफनाक और दिल दहला देने वाले हादसे में दोनों जहाजों में बैठे 349 लोगों में से एक भी नहीं बच सका। इस हादसे की खबर ने पूरी दुनिया को जैसे एक सोग में धकेल दिया। लोकल और इंटरनेशनल मीडिया पर हेडलाइंस चलने लगी और सबकी जबान पर सिर्फ एक ही सवाल था कि जब दोनों के एल्टीट्यूड में 1000 फीट का गैप था तो आखिर ये टकराए ही कैसे। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि 6:39 PM पर जब काज़ाक प्लेन ने दिल्ली ATC को रिपोर्ट किया था कि वो 15,000 फीट पे आ चुके हैं, उस वक्त असल में वो 16,348 फीट पे थे और लगातार नीचे आते जा रहे थे। 15,000 फीट वाला मैसेज रेडियो ऑपरेटर ने गलत समझाया या कैप्टन ने सही से नहीं समझा, पर जिस वक्त उनको 15,000 फीट पे आकर अपना एल्टीट्यूड होल्ड करना था, उस वक्त कैप्टन ने जहाज को 14,000 फीट तक डिसेंड कर दिया, यानी सऊदी प्लेन के ही लेवल पर। अब यह भी हो सकता है कि काज़ाक प्लेन के पायलट ने 15,000 फीट वाली इंस्ट्रक्शन तो सुनी, लेकिन उसको वहां होल्ड करना था, शायद वो बात उसको समझ नहीं आई। और दूसरा, रेडियो ऑपरेटर को इंग्लिश मैसेज रशियन जुबान में ट्रांसलेट करने में भी कुछ टाइम लग रहा था। जब दत्ता ने क्लियरली उनको बताया कि आपके सामने सऊदी एयरलाइन का जहाज है, तो ये मैसेज रेडियो ऑपरेटर को पहली बार में समझ नहीं आया। दूसरी मर्तबा उसे समझ तो आ गया, लेकिन जब तक वो मैसेज पायलट तक कन्वे होता और वो जरूरी एडजस्टमेंट्स करते, तब तक काफी देर हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन में कुछ गलती ATC की भी सामने आई, क्योंकि सेम फ्लाइट पाथ पर जब दो जहाज मुख्तलिफ सिमत में होते हैं तो उनके बीच का गैप 2000 फीट तक रखना होता है, जबकि दत्ता ने उनके बीच ऑफिशियली 1000 फीट का गैप रखा था। और जिस दौर में यह हादसा हुआ था, उस वक्त दिल्ली ATC के रडार पर जहाज का डिस्टेंस तो शो होता था, लेकिन उनके एल्टीट्यूड का पता लगाने का कोई सिस्टम इंस्टॉल नहीं था। ये हादसा एविएशन इंडस्ट्री में कई सारे नए रूल्स बनाने का बायस बना, जिनमें से एक है TCAS का लाजमी इस्तेमाल। TCAS यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली जहाज को कोलिजन से बचाता है। इस हादसे के बाद तमाम बड़े कमर्शियल जहाजों में TCAS का होना लाजमी करार दिया गया। इसके अलावा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसी हादसे के बाद तमाम पायलट्स के लिए लाजमी करार दिया कि उनको महारत के साथ इंग्लिश बोलनी और समझनी आनी चाहिए। और इंडिया समेत तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर नए रडार सिस्टम्स को लाजमी करार दिया गया, जो न सिर्फ एयर ट्रैफिक का डिस्टेंस बताएंगे बल्कि उनका एल्टीट्यूड भी कैलकुलेट करेंगे।